नमस्ते। विकासात्मक संचार की क्रियाविधि रूपरेखा भाग 2 पर इस सत्र में आपका स्वागत है। हमने विकासात्मक संचार की क्रियाविधि रूपरेखा भाग 1 सत्र में संचार आधारित मूल्यांकन के बारे में चर्चा की है। हमने विकासात्मक संचार के सिद्धांतों और क्रियाविधि रूपरेखा में संचार आधारित मूल्यांकन भाग के बारे में भी चर्चा की है। वहां हमने विकासात्मक संचार के एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में संवाद के पहलू पर ध्यान केंद्रित किया था और साथ ही इस पर भी कि ये कैसे हस्तक्षेप करने के तरीके में बदलाव लाता है। इसलिए हमें यहाँ ये समझने की जरूरत है कि व्यवहार परिवर्तन संचार बहुत कम समय में नहीं होता है। हमें ये समझने की जरूरत है कि भारतीय समुदायों की जड़ें संस्कृति और उनके सामाजिक संबंधों के तरीके में गहराई से निहित हैं। इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए हम उन पर बदलाव थोप नहीं सकते, बल्कि लोगों के साथ संवाद में शामिल हो सकते हैं। उन्हें अपने मुद्दों को समझने और प्रतिबिंबित करने का भी प्रयास कर सकते हैं, ताकि वे अपने महत्वपूर्ण मुद्दों पर कार्रवाई कर सकें, जो विकासात्मक संचार का मूल सार है। और ये केवल सहभागिता के माध्यम से हो सकता है, जिसके बारे में हमने पिछले सत्र में सीखा था। अब इस सत्र में हम विकासात्मक संचार की क्रियाविधि रूपरेखा के आलोक में विकासशील संचार रणनीति डिजाइन को समझने के लिए आगे बढ़ेंगे। हम सक्षम होंगे परिवर्तन की ओर ले जाने वाले संचार रोड मैप पर चर्चा करने में, कार्यान्वयन के लिए संचार टूल बॉक्स का वर्णन करने में और इस विकासात्मक संचार की क्रियाविधि रूपरेखा में निगरानी और मूल्यांकन के लिए संचार के महत्व को समझने में। और मुझे विश्वास है कि आप इस सत्र को सुनने के बाद ये सब हासिल करने में सक्षम होंगे। अब संचार रणनीति डिजाइन क्या है? संचार रणनीति को संचार विधियों, तकनीकों और प्रक्रियाओं के उपयोग के माध्यम से विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने के प्रयोजन से कार्यों की एक सुनियोजित श्रृंखला के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। रणनीति और संचार रणनीति की परिभाषा इस बात पर प्रकाश डालती है कि शुरुआती बिंदु किसी भी रणनीति के उद्देश्यों में होना चाहिए, न कि केवल संचार रणनीति में। हम सभी जानते हैं कि हमें उद्देश्यों को निर्धारित करना है और उन्हें बहुत स्पष्ट रूप से बताना है। इसलिए प्रभावी होने के लिए रणनीति बेहतर अनुसंधान डेटा और नए संचार प्रतिमान पर आधारित होनी चाहिए, जो सहभागिता पर आधारित है। अनुसंधान केवल एक निकालने वाला साधन नहीं है, अर्थात शोधकर्ता द्वारा बाहरी विशेषज्ञों के लिए विस्तृत और उपयोग करने के लिए निकली गई जानकारी काम नहीं करती है, लेकिन अनुसंधान एक अनुमानी प्रक्रिया का एक हिस्सा है जो जांच प्रक्रिया में भागीदारों को शामिल करता है। यहाँ अनुमानी शोध जांच, खोज और समुदायों की जरूरतों, समुदायों की समस्याओं का पता लगाने की कोशिश करने के बारे में अधिक है। इसलिए संचार प्रबंधकों को संचार संचालन रणनीतियों के डिजाइन के लिए उचित कौशल वाले विशेषज्ञ पर भरोसा करना चाहिए। अब संचार विशेषज्ञ, जो आप हो सकते हैं, को पहले व्यापक तस्वीर को देखना चाहिए और तय करना चाहिए कि किस प्रकार के संचार मिश्रण की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, एक विकेंद्रीकरण कार्यक्रम के समर्थन में एक संचार रणनीति के लिए संस्थानों के आंतरिक संचार को मजबूत करने, परियोजना या संस्थान की छवि में सुधार करने और परिवर्तन का समर्थन करने के लिए अंतिम रूप से भागीदारों को शामिल करने की आवश्यकता हो सकती है। तो ये संस्थागत स्तर पर है। इस मामले में संचार रणनीति बहुआयामी होगी, क्योंकि इसमें हस्तक्षेप की आंतरिक, निगमित और विकासात्मक संचार रणनीतिक पद्धतियां होंगी। तो ये बहुआयामी तरीके से होगा, अर्थात ये विभिन्न स्तरों पर और विभिन्न चरणों में होगा। कुछ मामलों में पक्ष पोषण की भी आवश्यकता हो सकती है। अक्सर संचार रणनीति एक ही प्रकार के संचार पर आधारित होती है। प्रथम दृष्टया उद्देश्यों को परिभाषित करना महत्वपूर्ण कदम है। संचार रणनीति की अधिकांश सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उद्देश्यों को किस तरह पहचाना और तैयार किया गया है। हम उन उद्देश्यों का पक्ष पोषण करने और उन्हें प्रोत्साहित करने का प्रयास करते हैं जो स्मार्ट सिद्धांतों पर तैयार किए गए हैं, जो ऐसे उद्देश्य हैं जो विशिष्ट, मापने योग्य, प्राप्त करने योग्य, यथार्थवादी और समयानुकूल हैं। विकासात्मक संचार विशेषज्ञ को स्थिति विश्लेषण से समझना होगा, जिसकी चर्चा हमने पिछले सत्र और भाग 1 वाले सत्र में भी की थी। इच्छित परिवर्तन को प्राप्त करने के लिए किस प्रकार की संचार प्रक्रिया, मीडिया या संदेश सबसे प्रभावी या उपयुक्त होंगे?
उदाहरण के लिए उच्च निरक्षरता दर वाले क्षेत्रों में बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए ब्रोशर और अन्य साहित्य का बड़े पैमाने पर वितरण बहुत कम उपयोग होता है। क्यों? क्योंकि वे ब्रोशर या अखबारों या हैंडआउट्स में दिए गए साहित्य को नहीं पढ़ पाएंगे। ऐसे कारकों पर विचार करने और प्रभावी ढंग से रणनीति मिश्रण में शामिल करने की आवश्यकता है, जो रचनात्मक कौशल के साथ पेशेवर ज्ञान को जोड़ती है और रणनीति के डिजाइन को संचार की कला और विज्ञान में एक अभ्यास बनाती है। संचार रणनीति का प्रत्येक डिजाइन सामग्री विधियों और मीडिया में बहुत ही अद्वितीय है। यदि आप आगे देखते हैं और पीछे देखते हैं कि पहले क्या हुआ था, संचार रणनीति जिसे आपने पहले अनुकूलित किया होगा, तो आप देखेंगे कि ये अब वर्तमान में आप जो कर रहे हैं उससे अलग है। इसलिए जैसा कि मैंने पिछले सत्र में पहले ही चर्चा की थी, प्रत्येक संचार रणनीति बहुत प्रासंगिक है और ये सामग्री विधियों और मीडिया में अद्वितीय है। और यथार्थ और सटीक जानकारी के बिना ये जानना असंभव है कि किस दृष्टिकोण को लागू करना है। उदाहरण के लिए सामाजिक विपणन, सामुदायिक जुटाव, प्रशिक्षण और शिक्षा कुछ दृष्टिकोण हैं। और किस स्तर को संबोधित करना है, यानी क्या आपको उनके जागरूकता स्तर या ज्ञान के स्तर को संबोधित करना है, या आप उनके दृष्टिकोण को संबोधित करना चाहते हैं, या आप उनके व्यवहार में बदलाव लाना चाहते हैं। संचार हस्तक्षेप के लिए शुरुआती बिंदु की पहचान करने और उसे ठीक से स्थापित करने के लिए समुदाय के लोगों की धारणाओं और स्थितियों को जानना महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए महिलाओं की जागरूकता ज्ञान, दृष्टिकोण और अभ्यासों को परिभाषित करने और मापने के लिए किए गए एक आधारभूत अध्ययन ने संकेत दिया कि महिलाओं को गर्भावस्था में कमजोरी का अनुभव करने के बारे में पता लगाने के लिए स्वास्थ्य सुविधा में जाने में कोई विशेष रुचि नहीं थी। ये भारत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है, जहां हम देखते हैं कि मातृ मृत्यु दर काफी हद तक एनीमिया, कुपोषण और अन्य संबंधित बीमारियों के कारण है। लेकिन देश भर में विशेष रूप से ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में कई महिलाएं किसी भी स्वास्थ्य सुविधा में नहीं जाती हैं, जो उनके आसपास उपलब्ध है। खासकर किसी भी सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा में नहीं जाती हैं। तो हम समझते हैं कि इसके लिए दो कारकों के संयोजन को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है: एनीमिया और कुपोषण से संबंधित स्वास्थ्य मुद्दों के बारे में उनका सीमित ज्ञान। एनीमिया और कुपोषण के कारण गर्भ में भ्रूण पर किसी भी खतरनाक प्रभाव की समझ की कमी। इन निष्कर्षों के आधार पर आप दो मुद्दों के इर्द गिर्द संचार रणनीति तैयार कर सकते हैं। एक है क्षमता निर्माण कार्यक्रम, उन्हें सभी ज्ञान और कौशल से लैस करना कि कैसे मुकाबला करना है, और दूसरा निश्चित रूप से जागरूकता बढ़ाने वाला अभियान। कुछ सबसे सामान्य संचार दृष्टिकोण जिनका उपयोग संचार रणनीति डिजाइन में किया जा सकता है, वे हैं सामाजिक विपणन, पक्ष पोषण, सूचना प्रसार और अभियान, सूचना, शिक्षा और संचार आईईसी, शिक्षा और प्रशिक्षण, संस्थागत मजबूती, सामुदायिक जुटाव, गैर निर्देशक सहभागी संचार, सामाजिक सांस्कृतिक स्थानीय जरूरतों के आधार पर भाषा की उपयुक्तता को ध्यान में रखते हुए संवेदनशीलता, राजनीतिक अनुकूलता। जिस तरह से आप वहां के लोगों के साथ संवाद करते हैं, वो उस समुदाय की राजनीतिक गतिशीलता के अनुकूल होना चाहिए। लाभार्थियों की मनोवैज्ञानिक उपयुक्तता, समुदाय के लोग जिन्हें आप संबोधित कर रहे हैं और उनसे अपेक्षित उपलब्धियां, उनमें अपेक्षित परिवर्तन। संचार चैनल और मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे वीडियो, रेडियो और इंटरनेट से लेकर पारंपरिक चैनलों जैसे लोकप्रिय थिएटर, लोकगीत, लोक संगीत, नृत्य, नाटक, थिएटर, ड्रामा और कहानी सुनाने तक हो सकते हैं, और मुद्रित उत्पादों जैसे समाचार पत्र, पत्रक, ब्रोशर, पोस्टर और फ्लिप चार्ट की पूरी श्रृंखला से गुजर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही उल्लेख किया था, ये फिर से स्थान विशिष्ट होगा और इसे समुदाय के लोगों की मौजूदा पृष्ठभूमि, उनकी साक्षरता के स्तर, उनकी समझ के स्तर, उनकी जागरूकता के स्तर और उनके मौजूदा ज्ञान के स्तर के आधार पर प्रासंगिक बनाना होगा। कभी-कभी मात साधक नेता गांव में या शहरी परिवेश में, जहां भी वे संचार प्रक्रिया का संचालन कर रहे होते हैं, या समुदाय में महत्वपूर्ण प्रभाव या विश्वसनीयता रखने वाले व्यक्ति संचार कार्यक्रम में प्रभावी चैनल बन सकते हैं।
मीडिया मिश्रण के किस विशिष्ट चैनल का उपयोग करना है, ये कई कारकों पर निर्भर करता है। अक्सर हमसे ये सवाल पूछा जाता है। ये सवाल हम खुद से भी पूछते हैं। संचार हस्तक्षेप के उद्देश्य, उदाहरण के लिए जागरूकता बढ़ाना, पक्ष पोषण, जुटाव। आपके संचार हस्तक्षेप का उद्देश्य क्या है? फिर प्रश्न दर्शकों की विशेषताओं का होगा, जैसे साक्षरता दर, जिसके बारे में हमने अभी बात की, और पसंदीदा सूचना स्रोत। वे स्रोत जो उन्हें पसंद है, उनमें से एक कारक हो सकता है। दूसरा सामाजिक वातावरण है, जो मीडिया सांस्कृतिक संदर्भ में उपलब्ध है। जो कुछ भी मौजूद हैं, जो कुछ भी सांस्कृतिक अभ्यास हैं। कई क्षेत्रों में स्तनपान की भी बहुत प्रथाएं हैं। इसलिए जब आप विशेष संचार हस्तक्षेप को देखते हैं, तो इन सभी पर ध्यान दिया जाना चाहिए। और निश्चित रूप से अंत में उपलब्ध संसाधन, और ये मानव के साथ साथ प्राकृतिक संसाधन भी हो सकते हैं। संचार विशेषज्ञ जो आप हैं, को हमेशा प्रत्येक चैनल की ताकत और कमजोरियों से अवगत होना चाहिए। जबकि टेलीविजन मनोरंजन के लिए अपनी उच्च अपील और विशिष्ट मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाने के लिए जाना जाता है, ये दर्शकों के दृष्टिकोण और व्यवहार को बदलने में समान रूप से प्रभावी नहीं है। अक्सर ग्रामीण परिवेश में रेडियो पसंदीदा माध्यम होता है, लेकिन कई सामुदायिक रेडियो जो हम अपने देश में देखते हैं और जो इसे विकास उन्मुख उद्देश्यों के लिए अधिक सहभागी तरीके से उपयोग करते हैं, के मामलों को छोड़कर इसकी टेलीविजन के समान सीमाएं हैं। मुझे यकीन है कि आपने इस पाठ्यक्रम में अन्य वीडियो देखे होंगे जो सामुदायिक रेडियो, सहभागी फिल्म निर्माण आदि सभी से संबंधित हैं। इसलिए जब किसी विशेष क्षेत्र में संचार हस्तक्षेप की बात आती है, तो आपको विशिष्ट चैनल या मीडिया मिश्रण को बहुत सावधानी से चुनने की आवश्यकता है। इसलिए मुद्रित सामग्री मूल्यवान हो सकती है और अधिकांश आबादी पढ़ और लिख सकती है, जो कि परियोजना सेटिंग्स में हमेशा नहीं होता है। संचार के पारंपरिक रूप जैसे कहानी सुनाना या लोकप्रिय रंगमंच भले ही अधिक सीमित संख्या में व्यक्तियों तक पहुंचते हों, पर संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा करने और दर्शकों के दृष्टिकोण और व्यवहार में धीरे धीरे बदलाव लाने में प्रभावी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, हम यहाँ किशोर प्रजनन और यौन स्वास्थ्य के बारे में सोच सकते हैं। इसलिए जब हम संचार के पारंपरिक रूपों का उपयोग करते हैं, जैसे कि कहानी सुनाना या कठपुतली या किसी अन्य प्रकार के लोकगीत या रंगमंच, दर्शक इसे बेहतर तरीके से समझते हैं और ये दर्शकों के दृष्टिकोण और व्यवहार में बेहतर क्रमिक परिवर्तन लाता है। इसलिए जो भी चैनल चुना जाता है, उस चैनल के चयन के लिए एक बेहतर तर्क संगत या एक बेहतर अर्थ या उद्देश्य होना महत्वपूर्ण है। संचार मिश्रण का उपयोग करना भी कई बार बहुत महत्वपूर्ण होता है। कई उदाहरणों में इच्छित परिणाम प्राप्त करने में मल्टीमीडिया अभियानों को एकल माध्यम वाले अभियानों की तुलना में अधिक प्रभावी दिखाया गया है। नई सूचना प्रौद्योगिकियां जैसे कि इंटरनेट विकल्पों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करती है, जिनकी क्षमता को अभी पूरी तरह से खोजा और ध्यान में रखा जाना बाकी है। हम देख रहे हैं कि इंटरनेट की पहुंच वास्तव में तेजी से समुदायों तक पहुंच रही है। एक बार रणनीति के सभी तत्वों पर चर्चा और मूल्यांकन हो जाए और उन्हें परिभाषित कर लिया जाए, उसके बाद संदेश डिजाइन गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए मार्ग स्पष्ट है। अब संचार रणनीति डिजाइन के कुछ साधन। एक बहुत लोकप्रिय उपकरण को 5 प्रबंधन निर्णय टेम्पलेट कहा जाता है। इसे 5 संचार प्रबंधन निर्णय भी कहा जाता है। ये निम्नलिखित प्रश्न पूछकर संचार रणनीति को परिभाषित और मॉनिटर करने में मदद करता है। पहला, किन दर्शकों तक पहुंचने की आवश्यकता है? दूसरा, कौन से व्यवहार परिवर्तनों की आवश्यकता है या किन से बचने की आवश्यकता है? तीसरा, कौन से संदेश वांछित व्यवहार को प्रेरित करेंगे? चौथा, उपलब्ध चैनलों में से कौन से रुचि से संबंधित दर्शकों के लिए सबसे प्रभावी हैं? पांचवा, संचार प्रक्रिया की निगरानी और मूल्यांकन कैसे किया जाए? ये 5 प्रश्न ये सुनिश्चित करने में सहायक हैं कि संचार गतिविधियां परियोजना के उद्देश्यों के लिए प्रासंगिक और सहायक है। कुछ अन्य संचार रणनीति डिजाइन उपकरण हैं। तार्किक रूपरेखा विश्लेषण या लॉग फ्रेम, उद्देश्य उन्मुख परियोजना योजना, और स्थिति विश्लेषण रूपरेखा। मैं यहाँ स्थिति विश्लेषण रूपरेखा पर अधिक जोर देना और विस्तार करना चाहूंगी।
इसे एसएएफ के रूप में भी जाना जाता है। ये एक अन्य तरीका है जिसका उपयोग विशेष रूप से ग्रामीण विकास परियोजनाओं में सहभागिता संचार रणनीतियों के माध्यम से परियोजना डिजाइन को बढ़ाने के लिए प्रभावी ढंग से किया जाता है। ये एक अनुसंधान आधारित सहभागिता संचार रणनीति को विकसित और व्यवस्थित करने के बारे में उपयोगी दिशा निर्देश प्रदान करता है और इसका उपयोग जटिल और बहुस्तरीय संचार हस्तक्षेपों के लिए प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। अब हम परिवर्तन की ओर ले जाने वाले संचार रोड मैप पर चर्चा करते हैं। अब तक हम संचार रणनीति डिजाइन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अब आइए ये भी देखें कि ये सब किस प्रकार परिवर्तन की ओर ले जाते हैं। रोड मैप क्या है? और संचार के उद्देश्य जो विशेषतः स्मार्ट सिद्धांत पर आधारित होते हैं, जिनकी हमने पहले चर्चा की थी, कार्य योजना का प्रारूप तैयार करते समय रणनीति के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। कार्य योजना में स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए कि प्रत्येक गतिविधि के लिए कौन जिम्मेदार है और गतिविधियों के लागू होने के बाद अपेक्षित परिणाम क्या है। नियोजित गतिविधियों का कार्यान्वयन शुरू होने से पहले आमतौर पर कुछ प्रारंभिक कार्य किए जाने चाहिए। इन्हें मोटे तौर पर दो प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। पहला सामग्री का उत्पादन और दूसरा प्रासंगिक कर्मियों का प्रशिक्षण। ये दोनों परस्पर अनन्य नहीं हैं, लेकिन एक दूसरे पर निर्भर हैं। अनुसंधान अर्थात स्थिति विश्लेषण में पहचानी गई और रणनीति में परिभाषित आवश्यकताओं के अनुसार पोस्टर, ब्रोशर, रेडियो कार्यक्रम और अन्य प्रकार के दृश्य श्रव्य का उत्पादन करना आवश्यक हो सकता है। संचार सामग्री का परीक्षण प्रायोगिक समूहों और इच्छित जनसंख्या के उन प्रतिनिधियों के साथ किया जाना चाहिए जहां आप संचार हस्तक्षेप करना चाहते हैं। अब कुछ ऐसे चरण हैं जिन्हें हम संचार रोड मैप, जिससे परिवर्तन हो सकता है, में शामिल कर सकते हैं। सत्र 1 और सत्र 2 में हमने अब तक जो चर्चा की है, उसके आधार पर अब हम संचार रोड मैप तैयार कर सकते हैं। शुरुआती बिंदु हमेशा स्थिति से परिचित होने के बारे में है। चरण 1 में उपलब्ध दस्तावेजीकरण की समीक्षा करने और साक्षात्कार आयोजित करने की आवश्यकता है। चरण 2 वास्तविक क्षेत्र अनुसंधान यानी आवश्यकता मूल्यांकन के लिए स्थिति विश्लेषण, विश्वास और आपसी समझ बनाने के लिए भागीदारों को शामिल करके शुरू होता है। चरण 3 में मुख्य समस्या या समस्याओं के बारे में भागीदारों के ज्ञान और धारणाओं की जांच करते समय जोखिम और अवसरों को उजागर करने के लिए संचार का उपयोग किया जाता है। चरण 4 में एक संचार विशेषज्ञ से उन समस्याओं के मुख्य कारणों की पहचान करने की अपेक्षा की जाती है जिन्हें हल करने की आवश्यकता है। मुख्य समस्या को सटीक रूप से परिभाषित करने की तुलना में कारणों को देखना अक्सर अधिक महत्वपूर्ण होता है। कभी-कभी हम कारणों को नजरअंदाज करने की कोशिश करते हैं या हम केवल कारणों को आसान समझ लेते हैं, लेकिन हमेशा बहुत अधिक ऊर्जा और समय लगाकर कारणों को देखना महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि सफल होने के लिए तैयार किए गए समाधानों को समस्या के बजाय समस्या के मूल कारणों को संबोधित करने की आवश्यकता होती है। चरण 5 में व्यवहार विकल्पों और समाधानों की पहचान की गई है। फिर इन्हें सर्वोत्तम विकल्पों के संदर्भ में स्थान दिया जाता है। विकल्प क्या हो सकते हैं और समाधान क्या हो सकते हैं? चरण 6 महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले चरणों के सभी प्रासंगिक डेटा के आधार पर इसका लक्ष्य स्मार्ट उद्देश्यों में पहचाने गए शीर्ष समाधानों को बदलना है, अर्थात ऐसे उद्देश्य जो विशिष्ट, मापने योग्य, प्राप्य, यथार्थवादी और समयानुकूल हों। ये चरण अनुसंधान चरण के अंत या संचार आधारित मूल्यांकन और रणनीति जो कि डिजाइन चरण है की शुरुआत का प्रतीक है, जिस पर हमने आज इस सत्र में चर्चा की। चरण 7 में संचार रणनीति के प्राथमिक और माध्यमिक दर्शकों की परिभाषा की आवश्यकता होती है, जैसे कि उनकी पृष्ठभूमि, ज्ञान, राय और जीवन के तरीके और संचार आधारित मूल्यांकन में एकत्र की गई अन्य प्रासंगिक जानकारी। चरण 8 में ये पूर्णतः स्पष्ट करना बहुत महत्वपूर्ण है कि संचार से किस प्रकार के परिवर्तन की अपेक्षा की जाती है। ये ज्ञान, व्यवहार या सशक्तिकरण दूसरों के बीच परिवर्तन के रूप में हो सकता है। प्रत्येक प्रकार के परिवर्तन, चाहे वो ज्ञान हो, व्यवहार हो या लोगों में सशक्तिकरण परिवर्तन हो, के लिए विभिन्न संचार प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है।
अब चरण 9 संचार प्रक्रियाओं के चयन से संबंधित है, जो पिछले चरण में परिभाषित परिवर्तन के प्रकार से स्वाभाविक रूप से जुड़े हुए हैं। सामाजिक विपणन, सूचना प्रसार और सामुदायिक जुटाव कुछ अत्यंत नित्य प्रक्रियाएं हैं। एक बार प्रक्रिया परिभाषित हो जाए, उसके बाद चरण 10 में संचार विशेषज्ञ इच्छित उद्देश्यों के लिए सही मीडिया और चैनलों का चयन करने के लिए आगे बढ़ सकता है। एक बार फिर ये निर्णय शोध चरण के दौरान एकत्रित सभी सूचनाओं की समीक्षा करते हुए लिया गया है। सभी चरणों पर चर्चा करने से पहले हमने अभी इस पर चर्चा की थी। संदेश डिजाइन के बारे में चरण 11 के लिए एक समान प्रक्रिया की आवश्यकता है। प्रभावी होने के लिए दर्शकों की जरूरतों और सोचने के तरीकों को ध्यान में रखते हुए संदेशों को विकसित किया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, संदेश का डिजाइन स्थानीय भागीदारों के विश्व दृष्टिकोण से लिया जाना चाहिए। आखिर में, चरण 12 यात्रा के अंत को इंगित करता है। हम अपने हस्तक्षेप के अंत में आ गए हैं, जबकि प्रत्येक चरण स्थिति और पहल के उद्देश्य के अनुसार भिन्न हो सकता है। समग्र क्रियाविधि अधिकांश समय समान रहती है। याद रखने योग्य मुख्य युक्ति ये है कि मुद्दों का ठीक से विश्लेषण करना सुनिश्चित करें और ये न माने कि सर्वोत्तम तकनीकी समाधान सफलता की उच्चतम दर की गारंटी देता है। अक्सर स्थायी परिवर्तन सामाजिक स्वामित्व और स्थानीय ज्ञान के बारे में होता है। अब कार्यान्वयन के लिए संचार टूलबॉक्स हमारे ज्ञान के लिए आवश्यक हैं, क्योंकि विकासात्मक संचार क्रियाविधि से जानकारी और सिफारिशों के साथ प्रबंधक विभिन्न विशेषज्ञों जैसे रेडियो और वीडियो निर्माता, प्रशिक्षण विशेषज्ञ और ग्राफिक डिजाइनरों के साथ सीधे काम कर सकते हैं। विकासात्मक संचार कर्मचारी क्रियाविधि के अनुसंधान और डिजाइन चरणों में इनमें से कई विशेषज्ञों से परामर्श करते हैं। इस चरण में उपयोग किए जाने वाले साधन ज्यादातर चयनित मीडिया, उदाहरण के लिए प्रिंट, रेडियो, वीडियो और गतिविधियों के सफल कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रशिक्षण से संबंधित हैं। संचार सामग्री और मीडिया के उत्पादन में अनुप्रयोगों की विस्तृत श्रृंखला और इस विषय पर उपलब्ध प्रकाशनों की विशाल मात्रा को ध्यान में रखते हुए पाठक आसानी से रेडियो, वीडियो, प्रिंट या वेब जैसे विभिन्न रुचि के किसी भी मीडिया से संबंधित प्रकाशनों तक पहुंच बना सकता है। अब हम विकासात्मक संचार की क्रियाविधि रूपरेखा में निगरानी और मूल्यांकन भाग पर आते हैं। तो कार्यान्वयन के बाद हमें निगरानी और मूल्यांकन संकेतकों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि अक्सर हम किसी भी विकास संचार हस्तक्षेप में इस पहलू की अनदेखी करते हैं। विश्व बैंक और डीएफआईडी के अनुसार संचार के प्रभाव का मूल्यांकन करने में निम्नलिखित कारण हैं। विकास परियोजना या सामाजिक परिवर्तन में योगदान करने में किसी विशेष परियोजना या प्रक्रिया की भूमिका का आकलन करना, निर्णय निर्माताओं के साथ पक्ष पोषण प्राप्त करना, कार्यान्वयन की प्रक्रिया को परिष्कृत और ठीक करना, पिछली गलतियों से सीखना कि क्या सफल रहा और क्या नहीं, समुदाय और भागीदारों के लिए एक सकारात्मक क्रियाविधि सुनिश्चित करना, दानदाताओं और निर्णय निर्माताओं के लिए अच्छा प्रबंधन और जवाबदेही सुनिश्चित करना, निरंतर वित्त पोषण संभव बनाना, अनुसंधान और मूल्यांकन विधियों और प्रक्रियाओं में सुधार। तो आपके संचार हस्तक्षेप के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए ये कुछ बहुत ही गहरे कारण हैं। ये हमें अत्यधिक रूप से सूचित करता है और हम अपने संचार हस्तक्षेप को अधिक प्रभावी और सफल बनाने के लिए अतीत में हुई गलतियों को आसानी से ठीक कर सकते हैं। विकासात्मक संचार की क्रियाविधि रूपरेखा में अंतिम चरण निगरानी और मूल्यांकन है, और भले ही किसी पहल के प्रभाव का आकलन करने के लिए एक पहल के अंत में मूल्यांकन किया जाता है, ये आवश्यक है कि हस्तक्षेप की शुरुआत में भी प्रासंगिक संकेतकों और संबंधित मापों को परिभाषित और कार्यान्वित किया जाए। ये बहुत आवश्यक है कि हम उन संकेतकों की पहचान करें और हस्तक्षेप शुरू होने पर और हस्तक्षेप चरण के दौरान आवधिक आकलन करें। हम हमेशा संचार हस्तक्षेप के अंत में मूल्यांकन करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमें लगता है कि हम किसी भी पहल के प्रभाव का आकलन अंत तक ही कर सकते हैं। लेकिन इस बारे में सोचें, एक बार जब हम समय समय पर मूल्यांकन के छोटे छोटे चरणों का आकलन करना शुरू करते हैं, तो शुरुआत में ही और हस्तक्षेप के समय में हमारा हस्तक्षेप कितना प्रभावी और कितना प्रभावशाली होगा,
और साथ ही शुरुआती और अंतिम बिंदुओं के बीच के अंतर को मापना अक्सर संचार के प्रभाव को मापने का एकमात्र तरीका है। मूल्यांकन विधियों को आमतौर पर मात्रात्मक और गुणात्मक श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। हम सभी इसके बारे में जानते हैं। ये साक्षात्कार, सर्वेक्षण और आधारभूत अध्ययन हो सकते हैं। पहले दिन से ही निगरानी और मूल्यांकन संकेतकों के बारे में सोचना जरूरी है। अब हम विकासात्मक संचार की क्रियाविधि रूपरेखा के अंत पर आते हैं। तो जैसा मैंने कहा, भारत में प्रचलित मजबूत सांस्कृतिक व्यवस्था के कारण व्यवहार परिवर्तन प्रक्रिया के लिए पारंपरिक संचार काम नहीं करेगा। इसलिए हम विकास के लिए संचार हस्तक्षेप के लिए साधनों और रणनीतियों का उपयोग करके विकासात्मक संचार की क्रियाविधि रूपरेखा को समझने की कोशिश करते हैं। अब हम इस सत्र के अंत में आ गए हैं। मैं आपको एक गतिविधि संचालित करने का सुझाव दूंगी। आपको निम्नलिखित पुस्तक का संदर्भ लेने और विकासात्मक संचार की क्रियाविधि रूपरेखा का विस्तृत अध्ययन करने की आवश्यकता है, जिसे हमने 2 सत्रों में समझा, भाग 1 और भाग 2। पाउलो मेफालोपुलोस की पुस्तक का संदर्भ लें, जिन्होंने वर्ल्ड बैंक के लिए ये पुस्तक लिखी है, जो कि डेवलपमेंट कम्युनिकेशन सोर्स बुक ब्रॉडनिंग द बाउंड्रीज ऑफ कम्युनिकेशन है। ये आप सभी के पढ़ने और देखने के लिए वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। मैं उन सभी सहभागियों को धन्यवाद देती हूँ जो इस पाठ्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जिन्होंने इस पाठ्यक्रम में योगदान दिया है। धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आपका धन्यवाद।